गुड मॉर्निंग गाइस। महाराणा प्रताप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंत्रिपरिषद मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो संविधान के 74वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उसके काम में हेल्प करने के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है या मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मूल कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का मूल कार्य है कि वह राष्ट्रपति को उसके कार्य में मदद करे। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है और राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है और वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त सत्ता, सहायता और परामर्श देने वाली समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल में ही निहित हैं। मतलब अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि संवैधानिक मुखिया है। और संविधान को पढ़ते वक्त लगता है कि भारत की समस्त शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है। लेकिन वास्तव में भारत ने संसदात्मक शासन व्यवस्था का इस्तेमाल किया। इसलिए हकीकत में देखा जाए तो इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल जो है वह राष्ट्रपति न करके मंत्रिपरिषद जो है वो करती है या मंत्रिमंडल करता है। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है। तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो कौन करता है, या कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल जो है वह मंत्रिपरिषद करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। यह हमने पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाएगी। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा उसमें हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल यानी कि जिस राजनीतिक पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं इलेक्शन में, वो बहुमत दल है। तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो अभी हमने कहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री जो उसकी सिफारिश करता है, प्रधानमंत्री जिसकी सूची राष्ट्रपति के पास भेजता है, उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के ऊपर ये नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं। मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद में अगर सबसे कठिन कार्य कोई है प्रधानमंत्री के लिए तो वो है कार्य विभाजन करना। क्यों? क्योंकि जब मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है तब प्रधानमंत्री को इतनी हेडेक नहीं होती है। क्यों? मतलब जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना है वो मंत्री की लिस्ट में उसका नाम रखकर वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो वो उन व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन सबसे कठिन कार्य उनका विभागों का विभाजन करना। मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तब उनके बीच में विभाग का विभाजन करना ज़रूरी नहीं है। विभागों का विभाजन जो है वो बाद में करना पड़ता है। विभागों का विभाजन मतलब कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। जैसे अलग अलग विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग होता है, बिजली विभाग होता है, रेल विभाग होता है, ऐसे कई सारे विभाग होते हैं। तो इसमें सबसे कठिन कार्य इसलिए है
क्योंकि प्रधानमंत्री को यह भी देखना होता है कि वो जिस व्यक्ति को जिस विभाग का मंत्री बना रहा है, क्या वो उस विभाग का मंत्री बनने के लिए योग्य है अथवा नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है और उसको शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया जाए तो कितना कठिन हो जाएगा। उसी तरह से ये प्रधानमंत्री के लिए देखना जरूरी है कि वो जिस व्यक्ति को जिस विभाग का मंत्री बना रहा है वो उस विभाग के योग्य है अथवा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री का सबसे कठिन कार्य है कौन सा? मंत्रियों में उनके विभागों का विभाजन करना। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए क्या आवश्यक योग्यता है? तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है तो वो संसद के किसी एक सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है तो वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं है फिर भी प्रधानमंत्री चाहे तो उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बना सकता है। मतलब न तो वो लोकसभा का सदस्य है और न ही वो राज्यसभा का सदस्य है, तो भी प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बना सकता है। लेकिन फिर शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को यानी कि उस मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना ज़रूरी है। अगर 6 महीने बाद भी वो मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उस परिस्थिति में उसका पद जो है वह समाप्त हो जाता है, उसको पद छोड़ना पड़ता है। द्वारा शपथ ग्रहण। अब मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को उनकी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन सी 2 शपथ हैं? पद और गोपनीयता की। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। मतलब मंत्रिपरिषद का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। जब तक संसद में उसको विश्वास प्राप्त हो तब तक ही मंत्रिपरिषद जो है वह अपने पद पर बनी रह सकती है। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, अपने पद पर बनी रहती है। मतलब वैसे तो उसका कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, तो मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। तो 5 साल तक अपने पद पर बनी रह सकती है। अब विश्वास प्रस्ताव क्या है? विश्वास प्राप्त मतलब अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको मंत्रिपरिषद को त्यागना पड़ता है या मंत्रिपरिषद जो है उसका विघटन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उससे संसद में विश्वास प्राप्त हो। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते। मंत्रियों को कितना वेतन मिलता है और क्या भत्ते मिलते हैं? तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्माण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। भाई प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं उनको कितना मासिक वेतन मिलेगा, वेतन मतलब पगार, और कितना भत्ता मिलेगा, ये कौन फिक्स करता है? ये भारत की संसद फिक्स करती है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो उसको निःशुल्क निवास स्थान, वाहन और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। आप चाहो तो इसमें गूगल करके देख सकते हो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनकी कितनी सैलरी होती है, और नोट डाउन करना उसको। एक साथ में आप सबके लिख सकते हो कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कितना होता है। सारे जितने हमारे प्रशासनिक या शासकीय अधिकारी हैं उन सब की जो सैलरी है, वेतन जो है, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, और ये आपको करना है। अब मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल या कैबिनेट। तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं: मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री। टिक लगाना है। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के सदस्य होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने होते हैं? 3: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री।
प्रथम श्रेणी के मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो कि भारत की संसदात्मक व्यवस्था में शासन की सर्वोच्च इकाई है। मतलब मंत्रिपरिषद के सर्वोच्च सदस्य जो हैं वो कौन है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के सदस्य एक या अधिक विभागों में प्रदान होते हैं। मतलब जो कैबिनेट मंत्री होता है वह एक से अधिक विभागों का उसका प्रमुख बनाया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं तथा कभी कभी उनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस श्रेणी के मंत्रियों को कैबिनेट की उन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है जिनमें उनके विभागों से संबंधित प्रश्न विचाराधीन होते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री की श्रेणी आते हैं, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। तो 3 तरह के मंत्री हो गए। कैबिनेट मंत्री जो कि सर्वोच्च मंत्री होते हैं, उसके बाद में राज्य मंत्री और लास्ट जो है वह उप मंत्री।